अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अन्नदाता। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी खास पेशकश में। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। पॉली हाउस में हरी मिर्च की खेती करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। मटर की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। किचन और टेरेस गार्डन के लिए कौन कौन सी फसलों का करें चयन। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के बढ़ते रुझान को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान इसे अपना रहे हैं और इनसे काफी मुनाफा भी कमाते हैं। और इसी के तहत आज हम किसानों को हरी मिर्च की खेती करते समय कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को अमल में लाना है और इसकी खेती करने से किसानों को कितना लाभ प्राप्त हो सकता है, इसी के बारे में जानकारी दिलवाते हैं करनाल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्म सिंह से। ईटीवी की टीम पहुंची है एक बार फिर से घरौंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में जानने के लिए कि सब्जी की वो कौन सी किस्म है जिससे किसानों को फायदा पहुंच सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से किसान पॉली हाउस में फसलों को उगा सकते हैं। यहाँ घरौंडा के अंदर पिछले 5 सालों से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के ऊपर काम चल रहा है। इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब है खुले में खेती न करके पॉली हाउस जो बनाए हुए हैं उनके अंदर खेती करना। इसके अंदर हमने 4 फसलें पहले स्टार्टिंग में 3 ली थी। पॉली हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे की 3 फसलों का उत्पादन करने के बाद चौथी फसल भी लगाई जा चुकी है और ये फसल है हरी मिर्च और ये पूरी कामयाब है। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये हरी मिर्च की फसल है। इसके अंदर पैदावार बाहर से 3 से 4 गुना ज्यादा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार खुले में फसल लगाने के बजाय पॉली हाउस में फसल लगाने से किसान को 3 से 4 गुना तक उत्पादन अधिक होता है, जिसका मुख्य कारण फसलों में कीटों का आना है। खुले में फसल उगाने पर केवल 50 क्विंटल ही पैदावार आती है, जबकि पॉली हाउस में लगाने में 350 क्विंटल तक की पैदावार होती है। आइए जानते हैं सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह से कि किस तरह से किसान अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बाहर जो इसको लगाते हैं उसके अंदर कीड़े मकोड़े का प्रकोप होता है और फसल जल्दी खत्म हो जाती है, परंतु यहाँ पर इसको अगस्त के महीने में लगाया जाता है और जून तक ये फसल लगातार चलती है। पॉली हाउस में सब्जी के फसल को लगाने के लिए किसान को अधिक मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन किसान को कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी होंगी। 1 एकड़ के अंदर लगभग 12,000 पौधे लगाए जाते हैं और इसके अंदर वही बेड बनाकर, बेड का जो साइज है वो 2-2 मीटर का है। जो बेड सेंटर ऑफ द बेड टू सेंटर ऑफ द बेड 2 मीटर है और जो पौधे का वो 40 सेंटीमीटर है और लाइन से लाइन का 30 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से इस पे लगाते हैं तो लगभग 12,000 के पौधे लग जाते हैं। इसके अंदर एक पौधे पे जो हमने नोट किया है, यहाँ पर देखा है 3.5 किलो के करीब एक पौधे पे पैदावार आती है और लगभग 1 एकड़ में 350 से 400 क्विंटल हमें पैदावार मिल सकती है, जबकि बाहर ये 50, 60, 70 क्विंटल से ज़्यादा नहीं जाती, उससे भी नीचे रह जाती है। इसलिए किसान भाइयों को ये लगाने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये सारा साल चलती रहती है और जो बाजार भाव है
वो उसको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सभी मिलते हैं। एक बार फसल लगाने के बाद किसान को सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखना होगा। इस फसल को उगाने व कटाई में किसानों की लागत भी काफी कम आती है। इसके अंदर ज्यादा तकनीक की भी जरूरत नहीं है, न कोई कटाई छटाई का कार्य है। सिंपल यही है कि उसके अंदर एक बार लगा करके जो पानी है इरिगेशन, वो फर्टिगेशन के साथ हफ्ते में 2 बार दिया जाता है। और इस प्रकार से इसके अंदर अधिक कार्य न होके खर्चा भी किसानों का कम है, केवल तुड़ाई का खर्चा है। बाकी फसलों के अंदर तो ट्रेनिंग प्रूनिंग की जाती है, इसके अंदर ट्रेनिंग प्रूनिंग का कार्य बहुत ही कम है। उन्होंने बताया पॉली हाउस में लगाई गई फसलों में खाद्य व कीटनाशक का काफी कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसानों की फसल उत्पादन की लागत काफी कम आती है। आइए जानते हैं सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह से। खाद की मात्रा इस फसल के लिए खाद की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि इसमें हम सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो घुलनशील है या जो लिक्विड फर्टिलाइजर हैं जो आप आ रहे हैं, वही हम इसके साथ पानी के साथ उसको देते हैं। इसके अंदर क्योंकि अंदर प्रोटेक्टेड में है और कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं आ सकता, इसलिए इसमें बीमारी के बहुत कम चांस हैं। यदि थोड़ा बहुत आता है तो एक आध स्प्रे किया जा सकता है। हमारे राज्य में जिन भी किसानों ने मटर की फसल लगा रखी है, इस समय उनकी फसल कहीं पर फलियां तो कहीं पर दाना बनने की अवस्था पर होगी। और इस समय फसल पर कुछ कीट और रोगों का प्रकोप भी दिखाई दे रहा है। और अगर समय से इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल की पैदावार में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए मटर की फसल में इन हानिकारक कीटों और रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, चलिए ये जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता से। और जैसा कि आप जानते हैं कि रबी के मौसम में मटर की फसल हमारे देश में बहुत तादाद में ली जाती है। मटर की जो फसल है वो कम तापमान में बहुत अच्छी होती है, और अगर तापमान थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो इसमें जो है प्रतिकूल इसका प्रभाव पड़ता है, उतनी अच्छी उपज नहीं हमें मिल पाती है। और इसमें कीट एवं जो रोग व्याधियाँ हैं उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है, उनका प्रकोप भी बढ़ जाता है। किसान भाइयों, मटर की फसल में इस समय भभूतिया रोग का प्रकोप होता है, जिसके कारण मटर के पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा फलियों का विकास भी सही नहीं हो पाता। इसलिए भभूतिया रोग का प्रबंधन करना आवश्यक होता है। मटर की जो फसल है उसमें मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के रोग आते हैं। 2-3 प्रकार के रोगों में मटर की फसल में एक बहुत भयंकर रोग आता है जिसे कहते हैं चूर्णिल आश्रिता रोग, भभूतिया रोग या धौरिया रोग। इस रोग के लक्षण मटर की पत्ती पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल धब्बों से शुरू होते हैं। धीरे धीरे यह रोग जो है आगे फैलता जाता है और पूरी पत्ती को, पूरी फली को, पूरे तने को कवर कर लेता है, धीरे धीरे पूरे फसल में फैल जाता है। ये इस रोग के लक्षण आने के बाद कुछ दिन बाद ही पौधा पीला पड़ने लगता है, ऊपर से मुरझाने लगता है और सूखने लगता है। तो रोग की शुरुआत में ही जो है घुलनशील गंधक पाउडर 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतर पर 2 बार आप छिड़काव करेंगे तो इस रोग से आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगी। मटर की फसल को हानि पहुंचाने वाला दूसरा रोग है पत्ती झुलसा रोग। ये रोग भी फसल की वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है तथा किसानों को मटर का कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। तो कैसे करें इस रोग का नियंत्रण, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा इसमें एक रोग और आता है, ये कॉलीटोट्राइकम झुलसा रोग होता है। ये कॉलीटोट्राइकम झुलसा रोग है, ये भी फफूंद के द्वारा होता है। इसके जो धब्बे हैं पत्ती पर भूरे रंग के धब्बों से इसकी शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये धब्बे बढ़ते जाते हैं और फली पर भी पहुंच जाते हैं और फली भी जो है बादामी रंग की दिखाई देने लगती हैं और ये धीरे धीरे रोग फैल जाता है। और इस रोग के फैलने से दानों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, दाने छोटे हो जाते हैं या हमारे दाने खराब हो जाते हैं।
और दाने सिकुड़ जाते हैं। अगर इस तरह का रोग भी हमारी फसल में दिखाई दे रहा है तो किसान भाइयों, मैनकोजेब नाम की दवा है, 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम जो है छिड़काव करेंगे तो हमारी फसल में ये कॉलीटोट्राइकम झुलसा रोग है या पत्ती धब्बा रोग है, इससे भी हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। मटर की फसल में फली की अवस्था पर एक इल्ली का प्रकोप होता है, जिसके कारण मटर के दानों की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही मटर की उपज भी बहुत कम हो जाती है। इसलिए इल्ली का नियंत्रण करना जरूरी होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, मटर की फसल में एक जो है कीट है वो बहुत अधिक नुकसान करता है, जिसे हम फली छेदक हरे रंग की ये इल्ली होती है, जो हमारी फली होती है, फली में अंदर घुस के दाना खाती है। इस प्रकार की अगर हमारी इल्ली खेत में दिखाई दे रही है, इस प्रकार का कीट दिखाई दे रहा है, तो ये जो है दानों पर सीधा सीधा प्रभाव इसका पड़ता है, उपज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उपज जो है हमारी घट जाती है और हमारा जो बीज है वो भी जो है दूषित हो जाता है। इस प्रकार अगर कीट हमारे खेत में दिखाई देते हैं तो किसान भाइयों डाइमेथोएट दवा 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके, या ट्राइजोफॉस 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके, या 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम छिड़काव करेंगे तो हमारी जो फसल है इस कीट से सुरक्षित हो जाएगी और हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपने किचन और टेरेस गार्डन की उपयोगिता और इसके लाभ के बारे में जाना, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे किचन और टेरेस गार्डन में कौन कौन सी फसलों की सफल खेती कर सकते हैं आप, जिसके बारे में विस्तार से अपने सुझाव बता रही हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर लतिका व्यास। घर के आसपास या छत पर सजावटी तरीके से किचन एवं टेरेस गार्डन की योजना बनाना, जो कि वहां के स्थान के वातावरण में अच्छा प्रभाव डालने के साथ साथ जिस उद्देश्य हेतु स्थापित किया गया है उसकी पूर्ति कर सके। ये तकनीक शहरी क्षेत्रों के इलाकों में काफी लाभकारी है, क्योंकि शहरों में घनी आबादी एवं मकानों के कारण बढ़ता तापमान, दूषित होता वातावरण, ताजे एवं स्वस्थ फल सब्जियों के अभाव के कारण शहरी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः आप किचन या टेरेस गार्डन स्थापित कर अपने घर का तापमान नियंत्रण, वर्षा जल का उपयोग एवं बचत के साथ साथ प्रतिदिन परिवार में सामान्य रूप में उपयोग में लाई जाने वाली सब्जियों, फलों या सजावटी फूलों को घर की छत पर उगाकर लाभ लिया जा सकता है। पोषाहार वाटिका वो वाटिका होती है जहाँ पर कि हमको मौसमी सारी फल और सब्जियाँ हमारे घर के लिए प्रतिदिन दोनों समय के लिए उपलब्ध हो जाए। पोषाहार वाटिका इसलिए ज़रूरी है हमारे घर के आसपास कि प्रतिदिन जो सब्ज़ी हमारे भोजन में होनी चाहिए वो हमें बाज़ार जा कर के लानी पड़ती है, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। मगर यदि हमने ये पोषाहार वाटिका अपने घर के आसपास लगाई है तो बिना पैसे में और फ्रेश सब्ज़ी हमको हर समय उपलब्ध हो जाएगी। गृह वाटिका एवं टेरेस गार्डन में विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, हल्दी, धनिया, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, चौलाई, गोभी, लौकी, करेला और खीरा इत्यादि लगा सकते हैं।
और फलों में आप आम, अमरूद, केला, स्ट्रॉबेरी आदि को आसानी से लगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन का 3 तरह के कार्य होते हैं। एक तो हमारे को शक्ति प्रदान करना है, दूसरा शरीर के विकास का कार्य करना है और तीसरा शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करना है। जो फल और सब्जियां होती हैं जो हम पोषाहार वाटिका में लगाते हैं, तो वो हमारे को यदि प्रतिदिन मिल रही है तो हमारे शरीर को वो रोगों से रक्षा करने का काम करती है और शरीर को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। और इन सब्जियों की उपलब्धता प्रतिदिन हमारे को मिल जाती है क्योंकि इनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। जितनी भी रंग बिरंगी सब्जियां होती है, जैसे टमाटर हैं लाल और पीले, जैसे कि हरी मिर्ची है, कैप्सिकम, आपके पपीता है, और जो बैंगन है में जो पर्पल कलर है वो हमारे को कैंसर से बचाने का कार्य करता है। तो जितनी भी रंग बिरंगी सब्जियां हैं ये हमारे को शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो और भी कई तरीके के कार्य हमारे शरीर में करते हैं, जैसे कि बालों को काला रखना है, ज्योति को प्रदान करना है। गृह वाटिका एवं टेरेस गार्डन से हमें जो ताज़ा फल सब्जियां मिलती हैं उनको खाने से कई तरह के रोगों से बचाव भी होता है। इसीलिए सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसमों में अपनी आवश्यकता अनुसार फल सब्जियों को उगाना चाहिए। यदि एक परिवार को प्रतिदिन 50 रुपए की सब्जी लानी है तो एक साल में 365 दिनों में उसको तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि पोषाहार वाटिका आपने अपने घर के आसपास लगा रखी है तो ये 15,000 रुपये का सालाना हमारा बचत हो जाएगी और प्रतिदिन फ्रेश सब्जियां हमारे खाने में मिल जाएगी। पोषाहार वाटिका का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका भी है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सेम की फली की बेल है, ये हम ज़मीन से भी लगा सकते हैं और यदि टेरेस पर यदि हम लगा रहे हैं पोषाहार वाटिका तो आप इस तरह से इसको छा सकते हैं, तो आपको मिनिमम जगह में मैक्सिमम वेजिटेबल्स आपको मिल सकती हैं। इसी की तरह सेम की फली की तरह लौकी है, तुरई है, करेला है आदि, ये सारी सब्जियां इसी तरीके से बेल के रूप में चढ़ाई जा सकती हैं और ज़्यादा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। शहरी महिलाओं को भी ये कहना चाहूँगी कि वे यदि उनके पास ज़मीन नहीं है और हमको प्रतिदिन फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए तो हम गमलों में और कार्टून में और बालकनीज़ में, टेरेस पर भी ये सब्जियां लगाकर हम उनकी उपलब्धता को हासिल कर सकते हैं। अतः जो लोग गृह वाटिका एवं टेरेस गार्डन लगाना चाहते हैं उनको पहले से ही सब्जियों की नर्सरी तैयार करनी होगी। तो किस प्रकार से तैयार करें सब्जियों की नर्सरी, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AS जोधा। ये जो प्रोट्रे दिख रही है इसके अंदर हम हिसाब से पौधे तैयार करेंगे कि वो एक फैमिली के लिए मान लो 6 पौधे ना बैंगन की जरूरत है, 6 पौधे आपको मिर्चों की ज़रूरत है, 6 पौधे आपको आल तोरू करेले की इनकी ज़रूरत है, टमाटर की ज़रूरत है। तो इस प्रो ट्रे के अंदर हम इनको भरते हैं जिसके अंदर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला करके इसमें लगाएंगे और इसमें पौधा जब बड़ा हो जाता है, जब 20-25 दिन का हो जाता है, जबकि यहाँ पर जो भी आदमी चाहेगा उसको ये प्रो ट्रे मिल जाएगी और वो अपने घर जा कर के और जो कोकोपीट लगा सकता है प्लांट्स को और अपने जो किचन गार्डन को सुंदर बना सकता है। किचन एवं टेरेस गार्डन के लिए आप बैंगन, टमाटर, मिर्च और गोभी वर्गीय फसलों को नर्सरी पोट्रे में आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको कम समय में ताज़ी सब्जियां मिल सके। इसके अंदर ध्यान रखना चाहिए कि जो पौधा लें उस पर किसी भी तरह का इंसेक्ट्स नहीं होना चाहिए, किसी तरह की बीमारी के सिम्टम्स नज़र नहीं आने चाहिए। अगर कोई पौधे पे बीमारी का आता है तो उसको निकाल करके उसी समय नष्ट कर दें। सब्जियों की रोप लगा दी है इसके अंदर, इसमें बीज डाल दिया है और अभी 2-3 दिन बाद बीज उगा नहीं है। अब 2-3 दिन बाद में ये उग जाएगा और करीबन 20 दिन के अंदर है ना पौध तैयार हो जाएगी, जिसे कि आप पोट के अंदर है ना ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। टमाटर की रोप दिख रही है, इसमें ये तैयार है और 10 दिन के अंदर वो बड़ी हो जाएगी और इसको आप कंटेनर में ले जा करके या अपने घर पर ले जा करके गृह वाटिका के अंदर लगा सकते हैं। इसमें एक में वर्मी कंपोस्ट है और एक में कोकोपीट है और एक में जो रेत है, क्योंकि पौधे को चलने के लिए माध्यम चाहिए। नर्सरी तैयार करने के लिए कोकोपीट 2 भाग, परलाइट 1 भाग, वर्मिकुलाइट 1 भाग मिलाकर पोट्रे में भर देते हैं ताकि लगाई गई नर्सरी से स्वस्थ पौधे प्राप्त हो सकें। कोशिश ये करते हैं कि पौधे को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट मिले, उसके लिए वर्मी कंपोस्ट लिया है। कोकोपीट केवल इसलिए लेते हैं कि थोड़ा हल्का रहता है, एरेशन अच्छा करता है, पौधे को पकड़ कर रखता है।
और मिट्टी इसलिए ले रहे हैं कि उसको प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स है ना वो मिल जाए। मिलने के बाद में हम इसको प्रो ट्रे के अंदर भरते हैं और भर के इसके अंदर बीज लगाएंगे, जिससे कि पौधा अच्छा चले और 20-25 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। और उसके बाद में यही मिक्सर है ना, इसको बड़े कंटेनर्स में लेकर के और भरेंगे और उसमें बीज के अंदर पौधा लगाते हैं। और पौधे की ऊंचाई है कम से कम 25 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, जिससे कि पूरा उसको जड़ों को फैलने का पूरा मौका मिलेगा। और उसके बाद में पानी देते रहेंगे तो पौधा अच्छा चलेगा और आपको ना सब्जी मिल सकती है। और घर में जो आपका फालतू समय है उसका भी उपयोग होगा। और छत पर आप लगाएंगे और आप पूरे छत को अगर आप ये इस बैग से कवर कर लेते हैं तो छत है ना गर्मियों के अंदर भी ठंडी रहेगी। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होते हैं हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डेरा जिला शिमला के राजेंद्र सिंह ने। आप कार्नेशन की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो राजेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत कार्यक्रम का यह अंश। कार्नेशन एक बहुत ही उपयोगी एंड लाभदायक पुष्प सिद्ध हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में पॉली हाउस में सबसे ज़्यादा कार्नेशन की खेती की जा रही है। इस परियोजना में भी हमने इस पॉली हाउस में, जो कि लगभग 1380 स्क्वायर मीटर का है, 9 वैरायटियों को लाया है, जिसमें ग्वेन, आयरिनी, फरीदा इत्यादि इत्यादि। और मुख्य तौर पे लाल रंग की किस्मों की, सफ़ेद रंग की किस्मों की और पीले रंग की किस्मों की ज़्यादा डिमांड हो। कार्नेशन को लगाने से पहले जब पॉली हाउस तैयार हो जाता है, इसकी मिट्टी में हम 2 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग रेत डालते हैं। जब भी मिक्सचर पौधे लगाने से पहले इसमें मैंने जैसे बताया ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिलाया गया, जो कि 2 से 5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर मिलाया गया था। और इसमें हमने पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर, इस तरह से कुल मिला के 32 से 36 पौधे इसमें 1 स्क्वायर मीटर में आते हैं। और इसको आमतौर पर तब लगाया जाता है जब हमारे पास जो तापक्रम है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तब इसमें पौध जो है बहुत ही अच्छे ढंग से स्थापित होती है। पौधों को लगाने के 40 दिन के बाद इसमें हम पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग का मतलब इसके जो 5 नोड होते हैं, उनके 5 नोड पे हम इसको ऊपर से काट देते हैं, जिससे कि इसकी वनस्पति वृद्धि हो। और इसके बाद इसमें उपयुक्त मात्रा में हर हफ्ते हम दिन में 5 बार जो हमारे घुलनशील तत्व है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनको फर्टिगेशन द्वारा देते हैं। क्योंकि कार्नेशन में फ्यूजियरियम एक ऐसी बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, तो उसका उपचार जो हम पहले पौध लगाते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी से किया गया था, इसलिए कम से कम होता है। बीच बीच में हर 15 दिन के अंतराल पे हमें इसको डाइथिन M45 बेबस्टिन से भी स्प्रे करते हैं। जब पौधों को पूरी तरह से हम देखभाल करते हैं तो पौधा पुष्प आने लग जाते हैं। तो इसको हम किस अवस्था में काटें, सबसे बहुत ज़्यादा मुख्य बात है
कि कब कार्नेशन को तोड़ा जाए। तो ये जैसे पुष्प दिख रहा है, इसकी ये पेंट ब्रश स्टेज है, इस स्टेज पे हम तोड़ते हैं। ये जो स्टेज है ये लोकल मार्केट के लिए है, ये लोकल मार्केट के लिए है। अगर हमने इसको दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या बाहर के देशों में भेजना है तब हमें इसको इस स्टेज पे निकाला जाता है, जिसको पेंट ब्रश स्टेज करते हैं। और इसको लगभग नीचे से, जैसे आप देख रहे हैं, नीचे से 2-3 गांठें छोड़ के इस पुष्प को हम एक जर्क द्वारा निकाल देते हैं। और इसी तरह की बाकी किस्मों को भी निकाल के पानी की बाल्टी में रख देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पानी की आधी भरी हुई बाल्टी है, इसमें हमने पुष्पों को काट के इसमें भर दिया है। और आप जैसे देख रहे हैं, कुछ अब नज़दीक की मंडियों के फूल हैं, कुछ दूर दराज के जाने के लिए, दूर के जैसे दिल्ली मार्केट में हम फूल भेज रहे हैं, वो उनके लिए तैयार हैं। अब इन फूलों को यहाँ से एकदम हम प्री कूल चैम्बर में ले जाते हैं। प्री कूल चैम्बर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने के बाद 4 घंटे के बाद हम बाहर इसकी ग्रेडिंग करते हैं और फिर डिब्बाबंदी करके इनको वातानुकूलित वाहन द्वारा मंडियों में भेजा जाता है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गृह वाटिका और टेरेस गार्डन में फल सब्जियां कैसे लगाएं? जैविक खेती किसानों के साथ साथ सबके लिए लाभकारी तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमारा ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaatahr.hp@theratefetv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।